दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपू ट्रिलॉजी की दूसरी फिल्म यानी अपराजितो के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर सत्यजीत राय ने। आज मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आप इस फिल्म को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसी और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म शुरू होती है एक गंगा नदी के शॉट से। फिर हम एक आदमी को कबूतरों को दाना डालते हुए देखते हैं। हमें पवित्र गंगा नदी के किनारे बनारस में जिंदगी और प्रथाओं का एक इत्मीनान से दौरा कराया जाता है। सभी तरह के लोग नदी के किनारे घाटों पर आते हैं, जहां नदी के पवित्र जल तक नीचे जाने के लिए एक चौड़ी खुली सीढ़ियां हैं, जिसके नीचे लोग स्नान करने और शुद्धिकरण के अनुष्ठानिक कार्यों में शामिल होने के लिए उतरते हैं। घाट पे लोगों की बहुत चहलकदमी होती है। इन शुरुआती सीन्स में काशी की जिंदगी के कई दिलचस्प कल्चरल एस्पेक्ट्स हमारे सामने होते हैं। यहीं से हम हरि को स्नान करके वापस आते हुए देखते हैं। उसका काम एज अ पुजारी इन घाटों पर आए उपासकों के लिए पवित्र ग्रंथों को गाना और सुनाना है, जो अपनी शुद्धिकरण की तलाश में है। वो अपने घर पहुंचता है। आम लोग भीड़ भाड़ वाले हाउस कंपाउंड्स में रहते हैं, जहां कई लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए ट्रेडिशन के मुताबिक सरबजय को या तो खुद को ढकना पड़ता है या गैर रिश्तेदार अडल्ट आदमियों की मौजूदगी में विनम्रता से दूसरे कमरे में चले जाना पड़ता है। सरबजया उससे ओपू के बारे में पूछती है। वो परेशान है क्योंकि काशी में ओपू के लिए कोई स्कूल नहीं मिल रहा है। इसलिए वो एक गली का बच्चा बन गया है जो अपने पड़ोस के आसपास की संकरी गलियों में दूसरे लड़कों के साथ खेलता रहता है। यहाँ उनकी लाइफ पहले से बेहतर है। सरबजया ने बाप और बेटे दोनों के लिए दूध बचा कर रखा है, जिसे हरि बड़े चाव से पीता है। हरि पुजारी के काम के अलावा लोगों को आयुर्वेदिक रेमेडीज भी देता है, जिसके बदले में उसे लोगों से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। कुछ देर बाद गलियों में घूमते हुए ओपू भी वहां पहुंचता है और दूध पी के फिर से भाग जाता है। एक आदमी घाट पर कृष्ण कथा सुना रहा होता है और ओपू अकेला ही घाट पर घूमता रहता है, जहां एक यंग आदमी कसरत कर रहा है। घर लौटने पर सरबजया ओपू को उनके पड़ोसी नंदा बाबू के यहाँ से 2 माचिस की तीली लाने के लिए कहती है। ओपू जाता है तो नंदा बाबू उसे पूरी माचिस दे देता है और बोलता है कि माँ को कहना इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो खुश है क्योंकि वो बचते बचाते अपने लिए एक शराब की बोतल लाया है, जिसे वो ओपू के सामने अपनी मेडिसिन बताता है। कृष्ण कथा सुनाने वाला कालीचरण बैनर्जी घाट पर हरि से मिलता है, जो उसे चाय के लिए इनवाइट करता है और अपने घर ले आता है। सरबजया उनके लिए चाय बनाती है। जब वो मेहमान को हरि से ये कहते हुए सुनती है कि उसने जो चाय बनाई है वो बहुत बढ़िया है, तो वो पर्दे के पीछे सेटिस्फाइड होकर मुस्कुराने लगती है। कालीचरण हरि को बताता है कि उसे एक ब्राह्मण भोज का इनविटेशन आया है। वो हरि से ओपू को अपने साथ ले जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए हरि मान जाता है। फिर वो हरि से कहता है कि उसने भूखे रह रहकर मुश्किल से 500 रुपए जोड़े हैं, ताकि वो एक पत्नी खरीद के रियल जिंदगी बिता सके। ट्रेडिशनल इंडिया में आदमी की सोशल लाइफ पूरी तरह से परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। दिवाली के दिन हम काशी मंदिर में एक भव्य आरती देखते हैं। उसी रात जब सरबजया दिए जला रही होती है, तब हरि अपने सारे काम करके घर लौटता है। उसे बहुत तेज बुखार है। हालांकि इस जनरल बिलीफ के बावजूद कि गंगा का पानी शुद्ध करने वाला और जीवनदायी है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो पानी बायोकेमिकली पॉल्यूटेड भी है। शायद ये उसके बीमारी का कारण भी हो सकता है। वो खुद को ठीक करने के लिए अपनी खुद की हर्बल रेमेडीज प्रिस्क्राइब करता है। सरबजया ओपू को अपने फादर के पास बैठने के लिए बुलाती है और हरि उसे कुछ देर बाद ही उसके दोस्तों के साथ पटाखे जलाने के लिए भेज देता है और दवा लेके आराम करता है। अगली सुबह सरबजया के मना करने के बावजूद वो फिर घाट के लिए निकल पड़ता है। अपनी पूजा करके सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। कुछ लोग उसे उसके घर तक छोड़ते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है कि उसे बहुत ज्यादा कोल्ड है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना होगा। इधर नंदा बाबू हरि को सोता देख सरबजया की रसोई में पहुंच जाता है, ये पूछ के कि क्या वो पान बना रही है। सरबजया अचानक डर के उसे डराती दिखाकर भगा देती है। हरि की हालत बिगड़ने लगती है। वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। वो गंगा जल मांगता है। ओपू भाग के घाट से
गंगा जल लेकर आता है। सरबजा जैसे ही उसे गंगा जल पिलाती है, हरी उसी वक्त दम तोड़ देता है। अपू को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है। उनके एक बूढ़े रिश्तेदार घर आके सरबजा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। इधर अपू एक आदमी से मिले पैसों से मंदिर में कुछ बंदरों को खाना खिलाता है। सरबजा जिसके यहाँ काम करती है वो उसे अपने साथ दीवानपुर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनके बजाय अपने रिलेटिव के साथ बंगाल के मनसापोटा शहर में वापस ट्रेन से लंबी यात्रा करते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अपू आज भी ट्रेन देखने का उतना ही शौकीन है जितना वो बचपन में था। वो बुजुर्ग रिलेटिव अपू को अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने और ब्राह्मण पुजारी बनने के लिए सजेस्ट करता है। अगले दिन से अपू को पुजारी के कार्य सिखाए जाते हैं, लेकिन वो इस प्रोफेशन की रिचुअलिस्टिक डिमांड से चिढ़ जाता है और अपनी उम्र के बाकी लड़कों के साथ पास के स्कूल में पढ़ने के लिए तरसता है। सरबजा उसकी रिक्वेस्ट के आगे झुक जाती है और अपू वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड एक बहुत ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस स्कूल में क्लासेस लेना शुरू कर देता है। कुछ वक्त बाद उनके स्कूल में इंस्पेक्शन करने एक इंस्पेक्टर आता है जो बच्चों से कुछ सवाल पूछता है। अपू उसे जवाब दे देता है और फिर उसे रीडिंग करके बिल्कुल इम्प्रेस कर देता है। हेडमास्टर इस बात से बहुत खुश होकर उसे अपने रूम में बुलाकर समझाता है कि वो वाकई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा और ऐसा करने के लिए उसे अपने कोर्स से अलग किताबें पढ़नी होंगी। फिर वो उसे अपनी बुक्स में से कुछ बुक्स देता है जिसमें नॉर्थ पोल, अलग अलग इन्वेंशंस और साइंटिस्ट की बायोग्राफी की बुक्स भी शामिल थी। अपू खूब मेहनत करता है और वो अपनी माँ को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में समझाता है। एक दिन वो पढ़ाई करते करते सो जाता है और उसकी माँ खाना खाने के लिए उसे जगाती है और इसी सीन के साथ कहानी कुछ साल और आगे बढ़ती है। अब अपू लगभग 17 साल का हो चुका है। वो एक टॉप स्टूडेंट बन गया है। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आया है। हेडमास्टर इस बात से बहुत खुश है। वो अपू से पूछता है कि अगर वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे कोलकाता जैसे बड़े शहर में आगे पढ़ाई के लिए 10 रुपये महीना स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। वो उसके रहने का इंतजाम भी करवा देंगे, बस उसे एक बार अपनी माँ से बात करके उन्हें मनाना होगा। वो घर जाके सरबजा को खुशखबरी देता है कि वो डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आया है और फिर उसे स्कॉलरशिप की बात बताता है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि उसे कलकत्ता जाना होगा तो वो जैसे सुन्न पड़ जाती है। उसकी खुशी कहीं गायब हो जाती है। ज्यादातर माओं की तरह सरबजा अपने इकलौते खजाने यानी अपने इकलौते बेटे को बड़े शहर में जाने देने के लिए रिलक्टेंट है, जो ट्रेन से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। उसे ये भी चिंता है कि अगर वो प्रीस्ट वाला काम कंटिन्यू नहीं रखेगा तो यहाँ उसकी गुजर बसर मुश्किल हो जाएगी। वो इस बात को लेकर झगड़ते हैं और सरबजा उसे थप्पड़ मार देती है। अपू नाराज होकर बाहर चला जाता है, पर फिर इवेंचुअली सरबजा बाहर जाके उसे मना कर लाती है और उसे अपनी सेविंग्स दिखाती है जो उसने बनारस में काम करते वक्त जोड़ी थी, जो पूरे 32 रुपए है। अपू ये देख के खुशी से उछल पड़ता है। अगली सुबह सरबजा अपू की पैकिंग में हेल्प करती है और सब जरूरी सामान और कुछ पैसे उसे दे देती है। अपू अपना ग्लोव और अपनी माँ का आशीर्वाद लेके वहां से निकल जाता है। सरबजा उसे स्माइल के साथ विदा तो करती है, पर उसके कुछ दूर जाते ही उसकी मुस्कुराहट उसके दुख से कहीं गायब हो जाती है। अपू ट्रेन से कलकत्ता पहुंचता है और वहां अपने हेडमास्टर के बताए एक आदमी के पास जाता है, यानी अखिल बाबू। उनकी एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप है। वो उसको अपने हेडमास्टर का लेटर देता है और अखिल बाबू उसे कमरा किराए पे देने के लिए राजी हो जाता है। अपू के रेंट पूछने पे वो कहता है कि तुम्हें रेंट के बदले में प्रिंटिंग शॉप में काम करना होगा अपनी पढ़ाई के बाद। वो उसे कमरा दिखा देता है और अपू ऊपर चला जाता है। वो कमरे में पहुंच के देखता है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसे देख के वो बहुत सरप्राइज है। वो अपनी माँ को लेटर लिख के सब कुछ बता देता है। अगले दिन से उसकी पढ़ाई और प्रिंटिंग शॉप में जॉब शुरू हो जाती है। एक दिन कॉलेज में इंग्लिश लेक्चर सुनते वक्त अपू को नींद आ जाती है। उसका प्रोफेसर उसे और उसके दोस्त को लेक्चर से बाहर कर देते हैं। अपू बाहर जाके रोने लगता है और उसका दोस्त उसे समझाता है कि अभी 2 पीरियड्स फ्री हैं, कहीं चलते हैं। वो गार्डन में जाके टाइम पास करते हैं और अब्रॉड जाने के बारे में बात करते हैं, पर अपू श्योर है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी माँ तो उसे कोलकाता भी आने नहीं दे रही थी। इधर सरबजा अब घर पे अकेली ही रहती है और खुद को काम काज में बिजी रखने की कोशिश करती है। वो अपू का इंतजार कर रही है, वो घर आने वाला है। जैसे ही वो अपनी माँ को आवाज देता है, उसके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान होती है। सरबजा को लगता है कि अपू कमजोर हो गया है, लेकिन वो अपू से बहुत नाराज है क्योंकि वो अपनी अकेली माँ को रेगुलर लेटर लिखना भूल जाता है। लेकिन उसे पता है वो अपनी माँ को मना ही लेगा। वो तालाब में नहाकर खुद को फ्रेश करता है और फिर अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाता है।
साथ साथ वो उसकी कलकत्ता के लाइफ के बारे में कुछ बातें करते हैं। अपू रात में किताब पढ़ रहा होता है और उसकी माँ आकर उसकी बुक रखवा देती है और अपनी हेल्थ के बारे में चिंता जाहिर करती है। वो बताती है कि अब उसकी हालत ठीक नहीं रहती है। क्या जब वो नौकरी करके बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो अपनी माँ को अपने साथ रखेगा, उसका अच्छी जगह पर इलाज करवाएगा। वो ये सब बातें अपू को बताने का अक्सर सोचती है, लेकिन बता नहीं पाती ताकि कहीं ये सुन के वो अपनी पढ़ाई छोड़ ना दे। जब वो उसकी तरफ पलटती है तो पता चलता है कि वो तो सो चुका है। अगली सुबह सरबजया अपू से 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुककर अपने रिलेटिव के घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो वैसे भी 1 वीक लेट घर आया है और अब जल्दी कोई वेकेशन भी नहीं है। अपू इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उसे अपनी क्लासेस किसी हाल में भी मिस नहीं करनी है। वो अंदर जाके पैकिंग शुरू कर देता है। सरबजया उसे पीछे हटा देती है और उसकी पैकिंग करती है। वो सनराइज का टाइम चेक करके सो जाता है। सुबह उसकी माँ रिमाइंड करवाने के बाद भी उसे जगाने में हिचकिचाती है, पर दरवाजे की आहट से उसकी नींद खुलती है और वो जल्दी जल्दी में तैयार होकर घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। पर जिसका डर था वही हुआ, उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। वो वापस घर आता है और सरबजया को सब बताता है और कहता है अब वो कल जाएगा। सरबजया उसे आराम करता देख खुशी से मुस्कुराने लगती है। अपू वापस कलकत्ता पहुंच जाता है और अपनी पढ़ाई और जॉब में बिजी हो जाता है। वो इंग्लिश और साइंस की पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है। उसे उसकी माँ का लेटर मिलता है। वो परेशान है क्योंकि अपू उसे रेगुलर लेटर नहीं लिखता है। वो चाहती है कि गणेश पूजा के वक्त उसकी छुट्टी है तो वो घर आ जाए। वो उसे पैसे भी भेज देगी, पर अपू लेटर लिख के बता देता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि उसी दौरान उसके एग्जाम्स हैं और उसकी पढ़ाई सफर होगी। ये लेटर मिलते ही सरबजया जैसे टूट जाती है। एक पड़ोस की औरत उससे मिलने आती है और उसकी खैर खबर लेती है। वो कहती है कि उसे अपू की शादी करवा देनी चाहिए। फिर वो उसे अपने जमाई की बातें बताने लगती है, पर सरबजया का उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो खुद कुछ रेमेडीज करती है, उसका फीवर बढ़ने लगता है। एक रिलेटिव लड़की उसके लिए कुछ खाने का सामान लाती है, पर वो उसका बुखार देखकर चिंतित है। वो कहती है वो आज शाम को नहीं आ पाएगी, लेकिन उसने उसके अंकल को लेटर लिख दिया है। वो पूछती है क्या सरबजया चाहती है वो अपू को लेटर लिखे, लेकिन सरबजया साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और अगर वो यहाँ आ गया तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। वो लड़की वहीं सामान रखकर चली जाती है। इधर कलकत्ता में अपू का दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो अपने घर नहीं जा रहा, क्या उसकी माँ नाराज नहीं होगी। अपू बताता है कि उसने इसका इंतजाम कर दिया है, उन्हें अखिल बाबू से मिले बोनस से मनी ऑर्डर भेजकर। फिर उसका दोस्त वहीं सिगरेट पीने लगता है। इधर अपू की माँ की हालत बदतर होने लगती है। वो एक ट्रेन देखती है और उसे लगता है कि अपू आने वाला है। वो घर के अंदर चली जाती है। बाहर कोई आहट सुन के उसे लगता है कि अपू आ गया है। वो उम्मीद से बाहर का रास्ता देखने लगती है, पर उसे बढ़ते अंधेरे और जुगनुओं के सिवा कुछ नहीं दिखता। अखिल बाबू के यहाँ अपू का एक लेटर आता है जिसमें लिखा है उसकी माँ की तबीयत खराब है। ये लेटर उसी लड़की ने लिखा है जो सरबजया से मिलने आई थी। अपू वापस मनसपोटा जाता है, पर जब वो घर पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उस घर में सिर्फ उसके ग्रैंड अंकल है। वो अपू को समझाते हैं रोना नहीं है, पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहते हैं, एक दिन सबको जाना है। तुम अब यहीं रहो और अपनी माँ का श्राद्ध करो और यहीं एक प्रीस्ट रह के तुम अच्छा खासा कमा सकते हो। अगले दिन अपू अपना सामान पैक करता है और अपने ग्रैंड अंकल को बताता है कि वो एग्जाम्स के लिए कलकत्ता वापस जा रहा है और वो श्राद्ध भी वहीं काली घाट पर करेगा। वो वहां से निकल जाता है और उसके वहां से चलते हुए सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।